हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशन विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 005 का यूनिट 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को, कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, अब हम पढ़ेंगे उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्लासीफाई कैसे किया जाता है, किस किस तरह की टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब के डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, और फिर उस डाटा को क्लासिफाई करने के बाद हम लोग चार्ट्स में कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आफ्टर द डाटा हैज बीन सिस्टमैटिकली कलेक्टेड एंड एडिटेड, द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटेशन डाटा इज क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको प्रेजेंट करने जब जाते हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, classification is the process of arranging the data according to the points of similarities and dissimilarities। यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन का? जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो हमने पहले सेशन में पढ़ा था, प्राइम डाटा, सेकंड डाटा, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, अब जो सर्वेस कराते हैं क्वेश्चनर्स के थ्रू या जो भी हमारे प्रोसेस रहते हैं, उसके बाद हम लोग उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के हिसाब से उनको बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इट इज like the process of sorting the mail in a post office, where the mail from different destination is placed in different compartments after it's been carefully sorted cut from the huge heap। जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं कि जितना भी उनका कोरियर आता है, उसको अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उन्हें अलग अलग बाइफरकेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से आगे उन्हें कोरियर कर देते हैं, ताकि आगे चीज़ों को इजीली कोई सॉर्टेड किया जा सके केयरफुली, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, डाटा क्लासिफाई करना भी वही होता है कि जो आपने प्राइम डाटा, सेकंड डाटा से जो भी डाटा कलेक्ट किया है, सोर्सेज ऑफ डाटा से, उनको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद उनको प्रेजेंटेशन में यूज करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के? वो ब्रीफ होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, यूटिलिटी रहे, डिस्टिंगनेस रहे, कि वो थोड़ा डिफरेंट रहे बाकियों के मुकाबले, कंपैरेटिबिलिटी रहे उसके अंदर। आगे जब आप उसका साइंटिफिक अरेंजमेंट में यूज करना चाहो, साइंटिफिक एनालिसिस में वो हेल्पफुल हो सके, उस तरह से क्लासिफाई करना है आपको, और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहना चाहिए आपका जो क्लासिफिकेशन है। ठीक, टाइप्स कौन कौन से रहते हैं? जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये चारों का मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जोग्राफिकल मतलब आप सब जानते ही होंगे, एरिया या रीजन के हिसाब से, जैसे कि स्टेट्स के हिसाब से, या माउंटेन रीजन, डेजर्ट, ठीक है, उनके हिसाब से उनको बाइफरकेट करना। ठीक, या बोल सकते हैं कि अपने ज्योग्राफिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान सकते हैं हम लोग कि जनगणना की, सेंसस किया, उसमें जम्मू कश्मीर में कितने लोग रहते हैं, हरियाणा में कितने लोग रहते हैं, पंजाब में कितने लोग रहते हैं, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको बाइफरकेट किया है। हिली एरियाज में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो सब चीजें। अगला है क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अगला है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, मतलब जेंडर के हिसाब से डाटा को अलग करना, ठीक है, उनके रिलीजन रिलीजन के हिसाब से अलग करना, तो वो किसमें आता है? क्वालिटेटिव डाटा में आता है। ठीक, लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्वांटिटेटिव डाटा, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड्स, कि उनके इनकम ग्रुप के हिसाब से उनको अलग करना, या उनकी एज के हिसाब से उनको अलग करना। ठीक, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं अपना चार्टिंग ऑफ डाटा, कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया, उसके बाद उसको हमने क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में। अब उसको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए हम उसे ग्राफ्स में शो करते हैं, चार्ट्स में शो करते हैं। चार्ट्स of frequency distributions, which cover both diagrams and graphs, are useful because they enable a quick interpretation of the data। A frequency distribution can be presented by a variety of methods। ठीक है, जो भी हमारा डाटा रहता है, उसको हम लोग थोड़ा क्विक इंटरप्रिटेशन के लिए ग्राफ में यूज करते हैं, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ठीक, और हम जो वैरायटी ऑफ डाटा है उसको इजीली प्रेजेंट कर पाए, शो कर पाए। आपने देखा भी होगा, अगर कुछ लोग बजट्स में इंटरेस्टेड होंगे, जो बजट आता है उसमें भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है, चार्ट्स का यूज़ किया, पाई चार्ट्स का यूज़ किया जाता है समझाने के लिए कि हम अपने बजट का एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं, हमारा बजट का इनकम सोर्स क्या है। तो सब चीज़ों को ग्राफ्स के जरिए समझाया जाता है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, इजी टू कम्युनिकेट रहे। ठीक, प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके, इन शॉर्ट बोलना चाहें तो।
ठीक, तो उसमें क्या क्या रहता है, हम लोग आज इन 4 पॉपुलर मेथड के हम पढ़ने वाले हैं। पहला है बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और लास्ट है ओजाई। तो हमारा बार डायग्राम कुछ इस तरीके दिखता है। आप लोगों ने ये 6 7 क्लास में पढ़ा ही होगा, इतना कुछ इसमें मुश्किल होता नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो भी मतलब डाटा दिया जाता है, तो ये चीज़ें तो 6 7 क्लास में पढ़ाई गई हैं। अगर आप किसी को इशू हो तो मैं जब आगे न्यूमेरिकल्स की क्लासेस लूँगा तब इनको बनाना सिखा दूँगा आपको। एक हिस्टोग्राम सेम, ये अपना बार डायग्राम की तरह ही है, हिस्टोग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे क्या रहता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल कैटेगरी रहती है, और यहाँ पे क्या रहता है, कंटिन्यूस सीरीज रहती है हिस्टोग्राम में, तो इसलिए साथ में अटैच रहते हैं सब। और फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम की तरह ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें बस क्या होता है कि जो इसके मिड्स होते हैं, जो भी डाटा लिया जाता है उसके मिड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, और उस कनेक्शन से इनको ज्वाइन करने के बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा ओजाइव्स, इसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। ओजाइव इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore, when the graph of such a distribution is drawn, it is called cumulative frequency curve or ogive. There are two methods, less than ogive and more than ogive. ये कुछ इस तरीके से दिखता है। 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में आता है, ये 5 मार्क्स का, सब लोगों ने, मोस्ट लोगों ने पढ़े होंगे जिन्होंने सीबीएसई की है। मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव। जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा सब सिलेबस खत्म होने के बाद, तब मैं इनको आपको बनाना भी सिखा दूंगा। कई बार एग्जाम में 10 नंबर का आ जाता है आपके एमबीए के वाले में। एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी स्कोरिंग है। ठीक, तो जब कभी आगे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तब आपका मैं ये भी कवर करवा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, इसमें बस वही है कि मोर देन हो जाए इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, लेस देन हो जाए upward स्लोपिंग रहता है, और जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं वो पॉइंट हमारा मीडियन रहता है हमेशा। अगले सेशन में हम लोग मीन मीडियन मोड भी पढ़ेंगे। ठीक, और तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है दोस्तों। आगे इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगले सेशन में मैं उसको कवर कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स में अगर आप बोलोगे तो अलग से कवर कर दूंगा, क्योंकि आने वाले सेशन में न्यूमेरिकल थोड़े टिपिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल आगे कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।